नमस्कार, मैं सुखदेव खिलेरी डैफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे भारत की नदियों के बारे में और हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, यानी कि भारत के दो नदी तंत्र हो चुके थे। हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि नदियां हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती है, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हिमालय में तीन बड़े नदी तंत्र हम लोग पढ़ते हैं, एक सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहां से निकल करके कहां समुद्र में गिरती है और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और कौन कौन से ऐसे नगर हैं जो इस नदी के किनारे बसे हैं। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की बात हम लोग करें तो हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है, इसका नाम है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में एक झील है मानसरोवर, और मानसरोवर झील के पास एक हिमनद, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग। ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है सांगपो। इस प्रकार से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कैलाश पर्वत से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो। कई नाम है इस नदी के, जैसे हम लोगों ने गंगा के बारे में पढ़ा था। गंगा नदी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसी प्रकार से इस नदी को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यहां पर तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो या इसे कहते हैं सांपो, ये इसका नाम है तिब्बत में। यूं पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो तिब्बत में इसे सांगपो या सांपो कहते हैं। यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये भी क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद में ये नदी महान हिमालय के साथ साथ समानांतर लगभग 1100 किलोमीटर का रास्ता तय करके अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचती है, यानी कि यहां इस प्रकार से समानांतर बहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये नदी अरुणाचल प्रदेश में जो नामचा पर्वत है उस पर्वत के पास बिल्कुल यू टर्न लेकर के एक बहुत गहरा खड्ड या महाखड्ड या गोर्ज बनाती है। यहाँ पे एक खड्ड बनाती है ये, या गोर्ज कहते हैं हम लोग, महाखड्ड भी कह देते हैं या गोर्ज। बहुत गहरा गोर्ज बना करके और यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी कि सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है भारत में, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो यहां पर इसका नाम बदल जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सांगपो नहीं कहा जाता, इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग नदी, यानी कि यहां पर इसका नाम है दिहांग। दिहांग नदी कहां, इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में है, इसको दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद में जैसे ये आसाम में प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर बदल जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। यहां पर अरुणाचल में इसमें दो सहायक नदियां इसमें बाईं ओर से आकर के मिलती है, यहां से यहां से इसमें जैसे ही दो नदियां आकर के मिलती है
तो उन नदियों के बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इन नदियों में एक नदी का नाम है लोहित, इस नदी का नाम है दिबांग। लोहित और दिबांग दो नदियां अरुणाचल में इस नदी में बाईं ओर से मिलती है, और इसके बाद ये नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में ये जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, यानी कि अब यहां पे इसका नाम फिर चेंज हो जाता है आसाम में जाने के बाद में, क्योंकि जैसे इसमें लोहित और दिबांग नदियां मिलती है तो ये आसाम में प्रवेश कर जाती है, और आसाम में ये लगभग 750 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, और रास्ता जब ये आसाम में तय करती है तो यहां पर इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। आसाम में 750 किलोमीटर बहने के बाद में ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम फिर बदल जाता है, और यहां पर इसको फिर कहते हैं जमुना। इसे बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी के स्थानीय नाम, कि इसे किस स्थान पर किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसका तिब्बत में नाम, इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस नदी का, इसके बाद में आसाम में, इसके बाद में बांग्लादेश में। चारों जगह से यह अलग अलग नामों से जाने जाती है, क्योंकि सबसे पहले तिब्बत या चीन में बहती है, तो तिब्बत या चीन में इसे कहते हैं सांपो या सांगपो। इसके बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम फिर स्थानीय भाषा में इसका नाम है दिहांग। फिर ये आसाम में जाती है तो इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और फिर ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। तो ये इसके स्थानीय नाम है, या हम यूं कहें कि जिस जिस प्रदेश से होकर के ब्रह्मपुत्र बहती है वहां यह अलग अलग नामों से ही जानी जाती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी को किन क्षेत्रों में किन नामों से जाना जाता है। इसी प्रकार से हम लोग बात करें गंगा नदी की। गंगा के स्थानीय नाम जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, लेकिन आप लोग ध्यान में रखना कि गंगा नदी को किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जहां पर इसका उद्गम होता है गंगा का, फिर इसे मध्य भाग में क्या नाम देते हैं, फिर अंत में इसका क्या नाम है। तो इस बार इसका नाम है, सबसे पहले गंगा नदी को कहते हैं भागीरथी। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर फिर बनती है गंगा। फिर गंगा बहती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल तक। बंगाल में जाकर के इसकी वितरिकाएं जो है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक नाम इसका फिर भागीरथी पड़ जाता है, और एक नाम जो है इसकी वितरिका का वो हो जाता है हुगली। और अंत में जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसको कहते हैं पद्मा, यानी कि इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा को पद्मा कहते हैं। और ये पद्मा नदी जब अंत में जाकर के और मेघना में मिलती है तो फिर ये मेघना के रूप में जाकर के बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी उद्गम होता है तो भागीरथी कहलाती है, फिर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा बनती है, फिर फरक्का नामक स्थान पर बंगाल में जाके यह भागीरथी और हुगली के रूप में फिर से बढ़ जाती है। फिर इसकी भागीरथी जो नदी है इसको यानी कि मुख्य गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है और ब्रह्मपुत्र का नाम है जमुना। ये आपको याद रखना है। ये जो नाम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन नदियों में इस प्रकार का क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। इसके बाद में बांग्लादेश की अन्य विशेषताओं की बात हम लोग करते हैं कि अन्य क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी हम अगर बात करें तो ये नदी भारत की मुख्य तीनों नदियों में यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु में सबसे लंबी नदी है।
और दुनिया की बड़ी नदियों में आती है जल की मात्रा की दृष्टि से। हालांकि भारत में ये बहुत कम बहती है, लेकिन इसकी टोटल लंबाई की दृष्टि से भारत से होकर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। नंबर 2 पर है सिंधु नदी और नंबर 3 पर आती है गंगा नदी। लेकिन भारत में सर्वाधिक बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। तो वैसे तो ये बहुत लंबी है, लेकिन ये भारत में कम बहती है, इसलिए भारत में इसकी लंबाई कम है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस नदी पर कुछ नगर बसे हैं, जैसे आसाम के 2 प्रसिद्ध नगर हैं। एक का नाम है डिब्रूगढ़, एक का नाम है गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जो नगर है आसाम के, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस नदी के ऊपर हाल ही में यानी कि 25 दिसंबर 2018 को एक पुल का उद्घाटन किया गया। उस पुल का नाम है बोगीबिल ब्रिज। बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्रिज है। बोगीबिल ब्रिज जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बिल्कुल यहाँ अंत में, जहां पर भारत की सीमा अरुणाचल प्रदेश और चीन की जहां पर लगती है, वहां पर बनाया गया है। और इस ब्रिज के बनने से जो अरुणाचल प्रदेश का दुर्गम एरिया है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो अंतिम गांव है किबदु या वालांगू, उससे हमारा जो संपर्क है वो आसान हो गया है। और भारतीय सेना के लिए जो है वो वहां पर रसद सामग्री पहुंचाने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो ये जो पुल है बोगीबिल, इसकी विशेषता है 1-2। ये एक डबल डेकर पुल है, डबल डेकर ब्रिज है ये। इसका मतलब ये है कि इस ब्रिज से होकर के रेलगाड़ियां भी जाती है, यानी कि रेलवे लाइन भी इसके ऊपर से बिछाई गई है और यहाँ सड़क भी बनाई गई। तो ये रेल प्लस रोड ब्रिज है और ये भारत का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज, इसकी जो लंबाई है वो है 4.96 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज है ये। लंबाई है 4.96 यानी कि लगभग 5 किलोमीटर। और ये एशिया का दूसरा सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज है। एशिया में डबल डेकर ब्रिजों में इसका दूसरा स्थान आता है। तो ये एशिया का दूसरा लंबा डबल डेकर ब्रिज है और भारत का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज है। बोगीबिल ब्रिज जो है वो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। आसाम में बना है ये भी ध्यान में रखना है कि क्योंकि ये अभी 25 दिसंबर 2018 को इसका उद्घाटन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर। क्योंकि 1998 में उन्होंने ही, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो इस ब्रिज को बनाना शुरू किया था। लेकिन बीच में 2004-05 में इसका काम बनना जो है वो रुकावट आ गई थी, बंद हो गया था। फिर दोबारा से इसको जो है वो कुछ साल बाद में बनना शुरू हुआ, तो ये ब्रिज जो है वो बन करके तैयार हुआ। ये एक बहुत ही, हम लोग कहें कि चुनौतीपूर्ण तरीके से बनाया गया ब्रिज है। यहाँ पर जो सड़क बनाई गई है वो इस प्रकार से बनाई गई है कि भारी वर्षा में सड़क ना टूटे। तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो विशेष किस्म की टेक्नोलॉजी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये डबल डेकर जो ब्रिज है बोगीबिल, इसकी विशेषता है भारत का सबसे लंबा और एशिया का दूसरा लंबा ब्रिज है और डबल डेकर की कैटेगरी में ये सबसे लंबा है। वैसे भारत में इससे लंबे भी बहुत सारे पुल है। तो ये आसाम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई डबल डेकर बोगीबिल ब्रिज की कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ये एक ब्रिज हाल ही में बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी पर ये जो लोहित नदी आकर के इसमें मिलती है, लोहित नदी जो है इसकी भी कुछ विशेषता है। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, इसे खूनी नदी कहते हैं। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि लोहित नदी पर भी एक पुल बना है और उसका उद्घाटन भी 2017 के लास्ट में हुआ है। इसके ऊपर जो पुल बना है ये भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज होगा। एक पुल का नाम है भूपेन हजारिका रेल ब्रिज। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। यह आसाम में लोहित नदी पर बनाया गया है
और यह है भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। ये इसकी विशेषता है। हम लोगों ने जो दर्रे पढ़े थे हिमालय के, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल दर्रे से गुजरती है 11.2 किलोमीटर। और भारत का सबसे लंबा रेल पुल जो है वो है आपका भूपेन हजारिका रेल पुल। भूपेन हजारिका को हाल ही में भारत रत्न दिया गया है। भूपेन हजारिका, नाना भाई देशमुख और प्रणब मुखर्जी, अंतिम जो हम लोग कहें पीछे जो अंत में जो मिला है हमारा जो भारत रत्न, वो 3 लोगों को मिला है। उसमें से एक नाम है भूपेन हजारिका, ये आसाम के थे। और इन भूपेन हजारिका के नाम के ऊपर ही इस रेल ब्रिज का नाम रखा गया है। तो लोहित नदी पर आसाम में भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल जो है वो दिसंबर 2017 में बनाया गया था। और ये जो पुल है वो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। तो ये आप ध्यान में रखना है, लोहित नदी पर है। और लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लोहित ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। तो ये तो इन 2 पुलों की बात होगी। ये 2 पुल आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भूपेन हजारिका पुल और एक है बोगीबिल। ये 2 आप लोगों को ध्यान रखने हैं। बोगीबिल भी आसाम में है, भूपेन हजारिका भी आसाम में है। बोगीबिल ब्रह्मपुत्र नदी पर है, भूपेन हजारिका जो है वो लोहित नदी पर है। ये सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज है, ये सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी पर आसाम में ये इसकी नदी की जो चौड़ाई है आसाम में वो बहुत ज्यादा है। और ये नदी प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ लेकर के आती है, तो इसलिए इसको आसाम का शोक भी कहते हैं। कल मैंने आपको जब गंगा की सहायक नदियां हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ नदियों को अलग अलग राज्यों का शोक बोला जाता है। जैसे कल हमने पढ़ा था कोसी नदी बिहार का शोक, दामोदर नदी बंगाल का शोक, महानदी उड़ीसा का शोक, और इसी प्रकार से है ब्रह्मपुत्र आसाम का शोक। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम का शोक कहलाती है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आसाम में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। ऐसा कोई साल नहीं रहता जिस साल यहाँ पर बाढ़ नहीं आती। ब्रह्मपुत्र नदी प्रतिवर्ष अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लेकर के आती है और बहुत सारे क्षेत्र को डुबो देती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो विशाल है, यानी कि हम लोग कहें कि इसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये भारत के घनी वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और इसमें हजारों छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है। तो इस नदी में जल की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये नदी बहुत ज्यादा चौड़ाई में बहती है। तो चौड़ाई में ये नदी बहती है, तो कुछ बीच में इसके जो भाग है इस प्रकार के ऊपर उठे हुए भाग हैं जिनको हम कहते हैं नदीय द्वीप। तो इस नदी में कुछ नदीय द्वीप पाए जाते हैं जिनमें एक नाम है मांझोली द्वीप। मांझोली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में बना है मांझोली द्वीप। इस नदी के अंदर जैसे ये कोई इस प्रकार से ये कोई नदी है और इस नदी के अंदर ही इस प्रकार से ऊपर उठे हुए भाग हैं जिनको हम लोग कहते हैं नदीय द्वीप, नदी द्वारा निर्मित द्वीप। और इसमें एक द्वीप है मांझोली। मांझोली द्वीप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यह जो द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा, मांझोली विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदीय द्वीप है। मांझोली विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदीय द्वीप है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांझोली द्वीप किस राज्य में है, तो आसाम में है। किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदीय द्वीप है। तो मांझोली द्वीप आसाम में पड़ता है, इस नदी द्वारा बनाया गया। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 बना है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर जो 1 है वो है हमारा इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया, इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय
जल मार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया यानी कि उत्तर प्रदेश से हल्दिया बंगाल तक गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर जो 2 है वो है आसाम में, यहां से लेकर के यहां तक सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी आसाम में ही है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और यह है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर, नेशनल वाटरवे नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 रीट में पिछली बार प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में? आसाम में है। किन 2 स्थानों को जोड़ता है? सदिया से धुबरी को जोड़ता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को, बंगाल में हल्दिया से जोड़ता है। तो ये 2 जलमार्ग मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी मुख्य विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ ली कि इसका उद्गम कैलाश पर्वत में चमायुंगडोंग हिमनस से होता है। यह तिब्बत में सांगपो कहलाती है। तिब्बत में लगभग 1100 किलोमीटर बहने के बाद अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग कहलाती है। अरुणाचल प्रदेश में बहती है तो इसमें 2 नदियां दिबांग और लोहित मिलती है। इसके बाद में यह ब्रह्मपुत्र कहलाती है आसाम में, और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना कहलाती है। और ये अंत में जाकर के यह जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है और फिर मेघना के रूप में यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो ये तो इसकी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य विशेषताएं होगी। बोगीबिल नामक ब्रिज जो भारत का सबसे लंबा डबल डेकर ब्रिज है इस नदी पर बना है, और इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी आवासित द्वीप मांजोली बसा है। इसी नदी के ऊपर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सदिया से धुबरी बना है और इसी नदी के किनारे डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी नगर बसे हैं। अब ये तो इसकी खुद की मुख्य विशेषताओं की बात होगी। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और जो इसमें दोनों ओर से आकर के मिलती है। हालांकि वैसे तो हम अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र में छोटी बड़ी हजारों नदियां आकर के मिलती है, लेकिन कुछ मुख्य नदियों की हम लोग बात करते हैं क्योंकि भारत के संदर्भ में कुछ 3-4 जो बड़ी नदियां हैं इनकी सहायक नदियां पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु की सहायक नदियां, या जैसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गोदावरी नदी की सहायक नदियां पूछ ली जाती है। तो अब हम लोग इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि दाईं और बाईं दोनों ओर से इसमें नदियां आकर के मिलती है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, यानी कि दाईं ओर का मतलब उत्तर से। ब्रह्मपुत्र नदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियों की हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले है तीस्ता नदी। इस नदी का नाम है तीस्ता। तीस्ता नदी जो है इसके बारे में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सहायक नदी की बात आती है अगर ब्रह्मपुत्र की तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तीस्ता है। तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो सिक्किम में कंचनजंगा चोटी के पास होता है। यह नदी सिक्किम और फिर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र से बहती हुई अंत में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती और बांग्लादेश में जाने के बाद में यह ब्रह्मपुत्र में मिलती है। यह नदी पहले गंगा की सहायक होती थी। सन 1787 तक यह गंगा में मिलती थी, गंगा की सहायक थी, लेकिन सन 1787 में इसने अपना रास्ता बदल लिया और इसके बाद में यह नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र में जाकर के गिरने लगी। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक है। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का एक नगर है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जो नगर है वो इस नदी के किनारे बसा है।
जलपाईगुड़ी नगर तीस्ता नदी के किनारे बसा है और यह नदी पहले गंगा की सहायक होती थी और यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो बांग्लादेश में जाकर के इससे मिलती है। इसके बाद में हम लोग इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है इसका नाम है सनकोस। सनकोस। नेक्स्ट इसकी सहायक है मानस। सनकोस मानस। इसके बाद में इसमें और जो नदियां आकर के मिलती है वो है धनसिरी। इसके बाद में इसमें आकर के मिलती है सुबनसिरी। तो ये कुछ नदियां हैं। मानस नदी का प्रश्न बहुत बार पूछ जाता है। मानस किसकी सहायक है? सनकोस किसकी सहायक है? सनकोस भूटान की सबसे प्रमुख नदी है जो कि भूटान के बाद में आसाम में बहती हुई ब्रह्मपुत्र में मिलती है। इसके बाद मानस नदी, इसके बाद धनसिरी नदी, फिर सुबनसिरी नदी। ये नदियां वो नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में दाईं ओर से या उत्तर की ओर से मिलती है। सबसे पहले तीस्ता, उसके बाद में सनकोस, फिर मानस, फिर धनसिरी, फिर सुबनसिरी। ये ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये इतने ही नाम आप ध्यान में रखना, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, कि इसमें बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है। बाईं ओर से मिलने वाली, या हम कहें कि दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो इसमें जो सबसे प्रमुख नदी आकर के मिलती है, एक नदी का उद्गम होता है नागालैंड में, इसके बाद मणिपुर, फिर मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय होती हुई एक नदी बांग्लादेश में आकर के मिलती है। इस नदी का नाम है बराक। इसी नदी को अंत में कहते हैं मेघना। नागालैंड में इस नदी का उद्गम होता है बराक नदी के नाम से। फिर यह नदी नागालैंड से मणिपुर होते हुए मेघालय के घनी वर्षा वाले क्षेत्रों से, चेरापूंजी वाले क्षेत्र से होकर के विशाल मात्रा में जल लेकर आती है और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो फिर इसे मेघना कहते हैं। और ये मेघना नदी जो है वो अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जल लेकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यानी कि अंत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भी किस नाम से जानी जाती है? वो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये मेघना जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं ओर से आकर के मिलती है, सबसे दक्षिण में मिलती है। तो ये मेघना नदी बराक नदी, यानी कि बराक का ही दूसरा नाम है। बराक नदी नागालैंड से निकलती है। नागालैंड, मणिपुर और मेघालय से बहती हुई ये नदी बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में जाकर के और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट सहायक नदियों में हम अगर बात करें तो उत्तरी पूर्वी भारत की एक नदी है। इस नदी का नाम है बूढ़ी दिहांग। बूढ़ी दिहांग नदी। इसके बाद में अगली जो नदी इसमें मिलती है बाईं ओर से, इस नदी का नाम है दिसांग। और इसके बाद में जो नदी मिलती है इस नदी का नाम है कुलसी। कुलसी। तो इस प्रकार से ये नदियां जो है वो बाईं ओर से आकर के इसमें मिलती है। सबसे प्रमुख जो नदी बाईं ओर से मिलती है उसका नाम है मेघना या बराक। इसके बाद में है बूढ़ी दिहांग, इसके बाद में है दिसांग, कुलसी और दिबांग और लोहित। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि दिबांग और लोहित मिलने के बाद में ही ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो ये कुछ नदियां इसमें बाईं ओर से मिलती है, लोहित, दिबांग, कुलसी, दिसांग, बूढ़ी दिहांग और मेघना या बराक। और जो इसमें उत्तर की ओर से या दाईं ओर से मिलती है सनकोस, मानस, धनसिरी, सुबनसिरी और तीस्ता। ये ब्रह्मपुत्र की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है।
तो यानी कि इसकी जो जितनी भी सहायक नदियां मैंने यहाँ पर आप लोगों को करवाई है 8-10, ये सारी की सारी वो नदियां हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो आज तक एग्जाम में पूछी गई है। यानी कि वैसे तो 1000 नदियां इसमें मिलती है, लेकिन हम लोग केवल उन्हीं की बात करते हैं जो प्रमुख है और जिनका एग्जाम में क्वेश्चन है वो आया हुआ है, तो वही क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है। तो ये कुछ इसकी प्रमुख सहायक नदियां थी। तो यहां तक यानी कि हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं दोबारा बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत से 3 नदियां जो निकलती है उसमें से एक है। कैलाश पर्वत से 3 नदियां निकलती है, एक नदी का नाम है सिंधु, एक नदी का नाम है सतलुज और एक नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं जो कैलाश पर्वत से निकलती है, सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं। सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं, ये नदियां तीनों भारत की पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूर्ववर्ती नदियां। इसका मतलब यह है कि ये जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां उस टाइम पे भी बहती थी जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था। यानी कि ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। ये ट्रांस हिमालय है कैलाश पर्वत, और ट्रांस हिमालय महान हिमालय जो है इससे पहले का था। महान हिमालय की श्रेणियां बाद में बनी थी। तो जब ये नदियां बहती थी उस टाइम पे यहां पर हिमालय नहीं था, लेकिन उसके बाद में यानी महान हिमालय बना, फिर मध्य हिमालय बना, फिर शिवालिक बना। तो जैसे जैसे ये श्रेणियां बढ़ी तो वो श्रेणियां बढ़ती गई और ये नदियां अपने क्षेत्र में बहती गई। यानी कि इन श्रेणियों के बनने के बाद भी इन नदियों ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। ये नदियां उन्हीं क्षेत्रों से बहती है जहां से पहले बहती थी। तो उसके कारण क्या हुआ कि इन नदियों ने इन पहाड़ियों को काटना जारी रखा। यहाँ पे गहरे गोर्ज इन्होंने कर दिए। जैसे यहाँ पे इन पहाड़ियों में ब्रह्मपुत्र नदी गहरा गोर्ज करके इनको चीर के आती है, यहाँ से सतलुज नदी गहरा गोर्ज करके चीर के आती है, और यहाँ पे जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी महान हिमालय, मध्य हिमालय श्रेणियों को काट करके आगे बढ़ती है, तो गहरे गोर्ज या महाखंड बनाती है। इसका मतलब यही है कि कोई भी नदी जैसे इस प्रकार से बहती है, अगर इसके रास्ते में इस प्रकार से कोई पर्वत श्रेणी अगर ऊपर उड़ जाती है तो वो उस पर्वत श्रेणी को काट देती है वो नदी, और वो गहरे गोर्ज का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो इसी प्रकार इन नदियों ने क्या किया है कि हिमालय को काट करके अपना रास्ता बनाया हुआ है। तो इसीलिए हम इनको कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां। ये हिमालय की मुख्य श्रेणियों से पहले की नदियां हैं, पुरानी नदियां हैं। इसलिए सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र तीनों पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की पूर्ववर्ती नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 3 नदियां भारत की पूर्ववर्ती नदियां हैं। हिमालय की दृष्टि से ये हिमालय से पुरानी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इन तीनों की अंतिम नदी ब्रह्मपुत्र की बात कर ली कि ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम होता है चिमायुंगडुंग हिमनद से। यहाँ इसे सांगपो या सांपो कहते हैं। यह नदी सांपो के रूप में बहती हुई जैसे ही अरुणाचल में प्रवेश करती है तो दिहांग कहलाती है, जैसे ही आसाम में जाती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है, और बांग्लादेश में जाती है तो जमुना कहलाती है। इस नदी के किनारे डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी नगर बसे हैं। इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा मांजोली द्वीप बना है। और यह जो नदी है इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसमें दाईं ओर से तीस्ता, संकोश, मानस, धनसिरी और सुबनसिरी मिलती है, और इसमें बाईं ओर से जो है वो मेघना, बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कुलसी, दिबांग और लोहित नदियां मिलती है। इस प्रकार से ये तो था आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डैफोडिल क्लासेस चैनल को, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।